आज की तरंग गति और इसके अनुप्रयोग, इसके पार्ट 3 में हम जो पिछली दो पार्ट्स में हमने कुछ टॉपिक्स वेव मोशन, तरंग गति और इसके अनुप्रयोग के कवर किए थे, उससे आगे हम बात करेंगे। पहले दो भागों में हमने तरंग गति को देखा, तरंग गति कितने प्रकार की हो सकती है, अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव या अनुदैर्ध्य तरंग लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। इसी तरह से हमने तरंग का वेग डिफाइन किया था और इसको तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के साथ में जोड़ते हुए एक समीकरण भाग 1 में जब हमने किया था, पार्ट 1 में निकाली थी, v बराबर n लैम्डा और n इक्वल्स टू 1/t। सेकेंड पार्ट में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझते हुए कोई भी ऐसी गति जो एक माध्य स्थिति के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन होता है, उस टू एंड फ्रो मोशन को हमने समझा था और उससे एक सिंपल हार्मोनिक मोशन, कोई पार्टिकल यदि एक समान वृत्ताकार गति कर रहा है तो अपने सामने के व्यास पर जो प्रक्षेप या प्रोजेक्शन उसके द्वारा डाला जाता है, वो पार्टिकल एक मीन पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। उसकी एक इक्वेशन हमने ज्ञात करी थी, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। तो y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t जो एक इक्वेशन हमने निकाली थी, उसके साथ साथ में हमने उसको प्रोग्रेसिव वेव या प्रगामी तरंग के साथ में हमने इससे जोड़ा था कि प्रगामी तरंग क्या है। प्रगामी तरंग के साथ साथ में सरल आवर्त गति की इक्वेशन y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t का यदि कोई इनिशियल फेज डिफरेंस है, प्रारंभिक कला है, तो उसको हमने ±5 से दिखाते हुए एक इक्वेशन यहाँ पर डिराइव हमने करी थी। और उस इक्वेशन के साथ में जब हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव वेव या प्रगामी तरंगों की, तो हमने एक सिंपल सी इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म करी थी, y इक्वल्स टू a sin ऑफ ओमेगा t प्लस n-5। और इसके फिर अलग अलग फॉर्मेट्स हमने निकाले थे, जहां ओमेगा को अलग अलग तरीके से बदल करके हम अलग अलग प्रकार की वेव इक्वेशंस के फॉर्मेट निकाल सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स भी अपन ने किए थे। प्रगामी तरंग का मतलब, जैसा इसका नाम इंडिकेट करता है, ये एक ऐसी तरंग है जिसके माध्यम के कण तो अपने स्थान पर ही रहते हैं, केवल माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते हैं, लेकिन उसके द्वारा ऊर्जा का संचरण एक से दूसरे बिंदु तक होता हुआ प्रतीत होता है। हमें क्लियरली दिखता है कि हाँ, ऊर्जा यहाँ से यहाँ पर संचरित हो रही है। आज हम पार्ट 3 में इसमें बात करेंगे, जहां नेक्स्ट हमने जो पिछले क्लास में अध्यारोपण का फिनोमेना देखा था कि यदि किसी एक बिंदु पर दो या दो से ज्यादा वेव्स सुपरपोज होती हैं, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती हैं, तो क्या क्या परिघटनाएं हो सकती हैं। हमने 4 अलग अलग फिनोमेनास की बात करी थी। वहां पे व्यतिकरण उत्पन्न हो सकता है जब दो तरंगे एक ही दिशा में एक समान फ्रीक्वेंसी की गति कर रही हों, या विस्पंद की परिघटना हो सकती है, बीट्स वहां पे हो सकते हैं जहां पे दोनों फ्रीक्वेंसीज में थोड़ा अंतर हो और वो एक ही दिशा में गति कर रही हो। हमने एक तीसरा फिनोमेना की बात करी थी, जहां हमने कहा था जब तरंगे विपरीत दिशा में गति करती हैं, उनका आयाम आवृत्ति बराबर होता है, उस समय उन तरंगों को हम अप्रगामी तरंगे, जब दो विपरीत दिशा में तरंगे गति करती हुई सुपरपोज होती हैं, अध्यारोपित होती हैं, उसको अपन ने अप्रगामी तरंगे कहा था। आज की इस पार्ट में हम अप्रगामी तरंगों को डिटेल से देखेंगे, वो कैसे बनती हैं, उसको ग्राफिकली हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ में प्रगामी और अप्रगामी तरंगों में जो मोटा अंतर होता है उसकी अपन बात करेंगे। और फाइनली एक अप्रगामी तरंगों की एप्लीकेशन होती है रेजोनेंस ट्यूब या अनुनाद नली, जिसके सहायता से हम वायु में ध्वनि का वेग ज्ञात कर सकते हैं। तो वो किस प्रकार से निकालते हैं, क्या वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, अनुनाद नली क्या होती है, उसके कंस्ट्रक्शन को समझते हुए हम एक सिंपल सा फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। ये इसके फाइनल कंक्लूडिंग पार्ट में अपने टॉपिक्स होंगे। सबसे पहले यदि अपन बात करें अप्रगामी तरंगों की, अप्रगामी तरंगे क्या हैं। जैसा अपन ने पिछली क्लास में, पिछले पार्ट में डिफाइन किया था, जब भी समान आवृत्ति की दो तरंगे, समान आवृत्ति की दो तरंगे विपरीत दिशा में, मेन चीज यहाँ पर ध्यान रखिए, समान आवृत्ति होगी और वो विपरीत दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती हैं, सुपरपोज होती हैं, तब अप्रगामी तरंगों का निर्माण होता है। जब समान आवृत्ति की दो तरंगे विपरीत दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती हैं, तो अप्रगामी तरंगों का निर्माण होता है। अपन ने पिछले पार्ट में इसको भी देखा था कि जब मान लीजिए एक वेव आपकी राइट टू लेफ्ट आ रही है, एक वेव यहाँ लेफ्ट टू राइट चल रही है, ये दोनों जब एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज होती हैं, यहाँ चूंकि इनके आयाम एक ही तरफ है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, एडअप हो जाते हैं, परिणामी तरंग का आयाम बढ़ जाता है, ये हमारी परिणामी रिजल्टेंट वेव हो जाती है। यदि ये अपोजिट फेज में मिलती हैं, यहाँ पे जैसे इसका नेगेटिव में एम्पलीट्यूड जा रहा है, यहाँ इसका विस्थापन पॉजिटिव में जा रहा है, प्लस एंड माइनस मिलकर एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, तो हमारी रिजल्टेंट वेव यहाँ पे 0 हो जाती है। कोई ऐसा लगता है कोई वेव यहाँ ट्रेवल नहीं कर रही है। तो ये अलग अलग समय पे जब स्थितियां हम बात करते हैं, तो
मेन चीज यहाँ पे होगी हमारे पास में समान आवृत्ति की दो तरंगें विपरीत दिशा में संचरित होती हुई एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज होती हैं, अध्यारोपित होती हैं, उस समय अप्रगामी तरंगों का निर्माण होता है। इस निर्माण को अपन समझेंगे, लेकिन यहाँ अध्यारोपण जब होता है इन तरंगों का, सुपरपोजिशन जब होता है, तो जो परिणामी तरंग बनती है वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो किसी भी दिशा में बढ़ नहीं रही है, उससे एनर्जी का प्रोपेगेशन नहीं हो रहा है। जो पार्टिकल स्थिर है वो स्थिर है, जो चल रहा है वो चल रहा है, कंपन कर रहा है वो कंपन कर रहा है, मतलब यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफरेंस होता हुआ नजर नहीं आता है। उसको भी हम ग्राफिकल मेथड से समझने का प्रयास करेंगे। मेन चीज इसीलिए इनको अप्रगामी स्टेशनरी वेव का नाम देते हैं। इसमें वेव्स चलती हैं, सुपरपोज होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा लगता है कि किसी भी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ऊर्जा का ट्रांसफरेंस नहीं हो रहा है, या तरंग किसी भी दिशा में बढ़ती हुई प्रतीत नहीं होती है, ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है, ऐसा प्रतीत होता है। एग्जाम्पल्स इसके आप ले सकते हैं, ऐसे बिंदु जहां कोई विस्थापन नहीं है, अप्रगामी तरंगों के इसमें हम उनको निस्पंद का नाम देंगे, जहां पार्टिकल हमेशा जीरो पोजीशन में रहता है, कोई विस्थापन उसमें नहीं होता है। और ऐसे पॉइंट्स जहां पे मैक्सिमम विस्थापन होता है, अधिकतम विस्थापन होता है, इनको हम प्रस्पंद या एंटीनोड्स का नाम देते हैं। कई सारे एग्जाम्पल्स आपको अप्रगामी तरंगों के मिलेंगे, जैसे यदि हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, सितार है, गिटार है, वायोलिन है, एक सिंपल स्ट्रिंग होती है, आप एक सिरे से उसमें कंपन उत्पन्न करते हैं, वो कंपन ट्रेवल करके दूसरे से बैक होता है, रिफ्लेक्ट होता है, और दोनों वेव सुपरपोज होके हमें अलग अलग नोट्स उसकी सुनाई देती हैं। तो वो अलग अलग नोट्स क्या होती हैं, वो अलग अलग स्टील की नोट्स हो जाती हैं। आप फ्लूट का एग्जाम्पल ले सकते हैं, बांसुरी में जब आप एक सिरे से फूंक लगाते हैं, फूंक लगाने से एक वाइब्रेशन, एक कंप्रेशन हमारा उस ट्यूब में संचरित होता है, और नीचे वाली बॉटम से जब वो वापस रिफ्लेक्ट होता है, तब ऐसी दोनों तरंगों का सुपरपोजिशन होकर के हमें अलग अलग फ्रिक्वेंसी की, आवृत्ति के आवाज या नोट्स यहाँ पे सुनाई देते हैं। तो ये इस तरह के एग्जांपल्स हैं जो स्टेशनरी वेव को बताते हैं, इनका उपयोग क्या होता है। हम इसको सबसे पहले ग्राफिकल मेथड से इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ दो तरह की, जैसे हमने तरंगों की बात करी थी, मैकेनिकल वेव्स हमारी दो तरह की हो सकती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। सिमिलरली यहाँ पे भी अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे भी हो सकती हैं और अनुदैर्घ्य अप्रगामी तरंगे भी हो सकती हैं। अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे मतलब ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स, और अनुदैर्घ्य अप्रगामी तरंगे या लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स। सिंपल सी बात है, जहां समान आवृत्ति की दो अनुप्रस्थ तरंगे विपरीत दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती हैं, तो वे अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगों का निर्माण करेंगी। मतलब अनुप्रस्थ तरंगे अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगों का निर्माण करेंगी। एग्जाम्पल इसके अभी जैसे हमने बात की थी, सितार, गिटार, वायलिन, इनकी स्ट्रिंग या डोरी में जो कंपन होते हैं, वो अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगों का निर्माण करते हैं। अनुदैर्घ्य अप्रगामी तरंगे, इनमें कंडीशन सेम रहेगी, समान आवृत्ति की तरंगे हैं, दो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। अब जब अनुदैर्घ्य तरंगों का मतलब हो गया कि यहाँ पे कंपन हमारे कंप्रेशन और रेरिफिकेशन, संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार की जब तरंगे विपरीत दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती हैं, तो इनको हम अनुदैर्घ्य अप्रगामी तरंगे बनती हैं। एग्जाम्पल्स होगा, ऑर्गन पाइप है, बांसुरी है, अनुनाद नली एक एग्जाम्पल जो हम एक आज इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, बिगुल है जहां व्यक्ति फूंक देता है जोर से और हमें आवाज सुनाई देती है। इन सब में हमारी साउंड वेव्स होती हैं जो अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में अप्रगामी तरंगों का निर्माण करती हैं। ये दो प्रकार का क्लासिफिकेशन हो गया कि हमारी अप्रगामी तरंगे दो कैटेगरीज में हम बांटेंगे, एक अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे, दूसरी अनुदैर्घ्य अप्रगामी तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगों से मिलकर अनुप्रस्थ अप्रगामी बनेंगी, और अनुदैर्घ्य से मिलकर के, अनुदैर्घ्य तरंगों के सुपरपोजिशन से मिलकर के हमारी अनुदैर्घ्य अप्रगामी तरंगों का निर्माण होता है। कैसे बनती है देखिए, यहाँ पर यदि आप स्क्रीन देखें, हम स्टार्टिंग पोजीशन जो हमारा इनिशियल t इक्वल्स टू 0 जो प्रारंभिक स्थिति है उस पर हम बात कर रहे हैं। ये एक वेव है, ये वेव पल्स आप देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है। यहाँ पे ये वेव लेफ्ट टू राइट की तरफ ट्रेवल कर रही है। आप इसको देखें तो ये हमारा एक पल्स हुआ, एक कंपन जिसको हम कहते हैं। एक कंपन में हमारा लैम्डा दूरी चलता है। या हम टाइम पीरियड की बात करें तो इस पूरे कंपन में कितना समय लगता है, इस पूरे कंपन में आपको t समय लगता है। यदि हम कहें तो यहाँ आवर्तकाल t होता है, यहाँ बीच में आप चलेंगे तो ये t/2 हो जाएगा, आप यहाँ पर चलते हैं तो ये t/4 हो जाएगा। तो हम इस एग्जांपल से हम इस वेव की रिफ्लेक्टेड वेव यहाँ से जब ये चलता है तो यहाँ से वेव हमारी लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कर रही है, हम एक वेव राइट टू लेफ्ट यहाँ पे लेंगे और उन दोनों का सुपरपोजिशन स्टडी करेंगे कि वो दोनों मिलकर के किस प्रकार से रिजल्टेंट वेव बनाती हैं। यहाँ हम t इक्वल्स टू 0 लिया, उसके बाद हम नेक्स्ट स्क्रीन पे नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे जहाँ ये इतना पोर्शन वेव का जो t/4 कॉरस्पॉन्ड करता है वो आगे खिसक जाएगा, फिर नेक्स्ट t/4 आगे खिसक जाएगा। इस तरह से हम चौथाई इंटरवल में वेव को आगे लेते हुए अलग अलग पोजीशंस इसकी डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ लेफ्ट टू राइट पहली वेव हो गई, इसकी दूसरी वेव आप देखिए राइट टू लेफ्ट चल रही है हमारे पास में, सेम फ्रीक्वेंसी है, आयाम भी उसका बराबर है। जो आप येलो कलर में एक वेव देख रहे हैं
दिस वेव इज कमिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जो हमारी ब्लू है वो लेफ्ट टू राइट आ रही है। ये दोनों तरंगे सुपरपोज हुई। अध्यारोपण का सिद्धांत हमें ये कहता है कि जब भी ऐसी दो तरंगे सुपरपोज होती हैं, अध्यारोपित होती हैं, तो अध्यारोपित जो परिणामी तरंग बनेगी, जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, उस रिजल्टेंट वेव का आयाम, हमने फॉर्मूला पिछली बार दिया था, पिछली बार की क्लास में हमने बात करी थी, y जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो हमारे अलग अलग, जो हमारे अलग अलग एम्पलीट्यूड है, पहली का y1 है, दूसरे का y2 है, यहाँ पे विद वेक्टर साइन हम डायरेक्शन के साथ में इनको जोड़ दें तो हमारे पास में ये इस तरह से वेव इक्वेशन यहाँ पर आ जाती है। तो ये हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि आप यहाँ पे इस तरह से इनको ले लें, ये एक रिजल्टेंट y हमारा होगा, ये पहली तरंग के जो भी विस्थापन है परिणामी उसका वेक्टर फॉर्म हम लिया, y2 हमने लिया सेकंड वेव का, और भी ज्यादा हो तो इस तरह से कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारा वेक्टर साइन से ये एडअप होता है। यदि यहाँ पर यदि हम कहें कि हमारा पहली वेव का से ये हमारा एम्पलीट्यूड है एंड से इसे मान लीजिए +2 है, दूसरे का भी +2 है, तो मिलकर के रिजल्टेंट वेव हमारा क्या होना चाहिए, उसका आयाम +4 हो जाना चाहिए। रिजल्टेंट वेव का आयाम इन दोनों तरंगों के जो आयाम है, पहले का +2 है, दूसरे का भी +2 है, मिलकर के ये 4 हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो आप यहाँ पे चूंकि सेम फेज में है, सेम फेज में सुपरपोजिशन यहाँ पे हो रहा है, सो एज यू विल सी यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, ब्लू और येलो हमारी लेफ्ट और राइट से आने वाली दो तरंगे थी, इनके मिलते देखिए जो नई परिणामी तरंग बन रही है, जो रेड में हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे 2 + 2 मिलकर के ये 4 हो गया, इसका आयाम डबल हो गया, एम्पलीफाई हो गया। हम इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव यहाँ पे सुपरपोजिशन हो गया, संपोषित एक तरह का जो व्यतिकरण जिसको हम बात करते हैं संपोषी, एक कंस्ट्रक्टिव हो गया, व्यतिकरण नहीं होगा, अप्रगामी तरंगे हैं। सेम चीज व्यतिकरण में भी होती है, वहां पे भी इसको संपोषी और विनाशी व्यतिकरण का नाम देते हैं। यहाँ पे चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में वेव्स चलती हुई सुपरपोज हो रही हैं, परिणामी विस्थापन हम देखेंगे जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, ये रेड वाली वेव ये एम्पलीफाई हो गई, इसका आयाम दोनों से मिलकर के जोड़ करके जितना आता है उतना हो गया। ये पोजीशन कहाँ थी, t = 0 पर। अब यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट हमारा है, दिस पॉइंट, यहाँ पे विस्थापन कण का 0 है, यहाँ पे विस्थापन कण का 0 है, यहाँ पे कण का विस्थापन 0 है, देन आगे वाला पॉइंट। तो ऐसे जो विस्थापन 0 वाले जो पॉइंट्स होते हैं, वी कॉल देम N1, N2, N3, N4, N5, मतलब इनको हम नोड्स कहते हैं। अभी जब हमने अप्रगामी तरंगों को डिफाइन किया था, हमने कहा था ऐसे बिंदु जहां कोई विस्थापन नहीं होता है उनको नोड्स कहते हैं, निस्पंद कहते हैं, और जहां पे विस्थापन मैक्सिमम, देखिए यहाँ मैक्सिमम प्लस में गया, यहाँ मैक्सिमम नीचे गया, हमने इसको A2 बोला, यहाँ मैक्सिमम ऊपर की तरफ गया, हमने इसको A3 बोला, हमने नीचे की तरफ गया मैक्सिमम, इसको A4 बोला। तो जो N1, N2, N3, N4, N5 इनको हम कहते हैं, दीज आर कॉल्ड नोड्स, और हिंदी में यदि आप इसको लिखेंगे ये कहलाएंगे हमारे निस्पंद। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशंस हैं इनको हम एंटीनोड्स कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एंटीनोड्स, और हिंदी में आप इसको लिखते हैं प्रस्पंद। तो यहाँ इस अप्रगामी तरंगों में आप इन पोजीशंस को ध्यान रखिए, ये N1, N2 हमारे जो पॉइंट्स आ रहे हैं इसको हमने नोड्स कहा है, ये N1, N2, N3, N4, N5। अब नेक्स्ट जब स्क्रीन पे हम बात करेंगे t/4 टाइम के बाद में, चौथा ही इंटरवल जब पूरा हो जाता है तब क्या होता है, तब देखिए वेव हमारी t/4 टाइम है, t/4 टाइम पे थोड़ा सा आगे घिसक गई। कितना आगे घिस गई, अब देखिए यहाँ पे नोट करिए, ये वेव यहाँ थी, ये पोजीशन हमारा इस पॉइंट पे था, अब ये इतना ट्रेवल आगे कर गया, t/4 में ये वेव थोड़ी आगे मूव कर गई है। इसी तरह से देखिए राइट साइड से जो वेव आ रही है वो भी आप देखेंगे यहाँ पे, ये भी राइट में t/4 टाइम चौथा इंटरवल ये आगे घिसक गई है। तो ये t/4 दोनों आगे घिसक गई हैं, लेकिन अब जब आप नोट करेंगे कि इनका विस्थापन एक का पॉजिटिव साइड में है, एक का निगेटिव साइड में है। जो हमारी फर्स्ट वेव थी ये ब्लू कलर वाली, ये चूंकि आगे घिसक गया, हमारा t/4 से इंटरवल से फेज हमारा आगे घिसक गया है, ये माइनस में इसका फेज हो गया, ये प्लस में है। आप देखेंगे दोनों मिलकर के, क्योंकि हमारी इक्वेशन क्या थी, हमारी इक्वेशन थी y = y1 + y2, हमारी जो इक्वेशन थी उसमें ये दोनों वेव सुपरपोज होती हैं। हमारी जो इक्वेशन थी सुपरपोज होने के बाद में परिणामी तरंग निकालने के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन थी, वी विल हैव y = y1 + y2, दोनों पे वेक्टर साइन था। अब आप देखिए यहाँ पे ये एक का विस्थापन जैसे +2 है, तो दूसरे का विस्थापन किधर हो गया, इट इज -2, तो यहाँ पे +2 एंड -2 आप करेंगे, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 0। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट या परिणामी विस्थापन हमारा 0 हो जाता है। दैट्स व्हाई वी से यहाँ पे कि ये हमारे पास में रिजल्टेंट वेव हो गई, जो रेड कलर से हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये रिजल्टेंट वेव हो गई जिसका परिणामी विस्थापन हर एक पॉइंट पे 0 है। ये एक तरह का विनाशी
डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है, जहां पे दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, प्लस एंड माइनस दोनों तरंगें मिलकर के एक दूसरे के विस्थापन को नेलिफाई कर देती हैं और हमारी परिणामी वेव एक स्ट्रेट लाइन की तरह से दिखाई देगी। यहाँ पे जो पुराने हमने पॉइंट्स बताए थे, इसको हमने N1 कहा था, अभी भी आप देखिए यहाँ पे विस्थापन 0 है, इसको N1 कहेंगे। हमने इसको N2 कहा था, अभी भी यहाँ पे विस्थापन 0 है। N3 विस्थापन 0 है। N4 निष्पन्न नोड चौथा पॉइंट हो गया 0 है, एंड पांचवें पे भी 0 है। इनके बीच में आप देखिए किन्हीं भी दो निष्पन्द के बीच में एक प्रस्पंद होता है। यहाँ प्रस्पंद पे पहले मैक्सिमम विस्थापन था, अभी यहाँ पे ये 0 हो गया। नेक्स्ट स्क्रीन पे आप देखेंगे निगेटिव मैक्सिमम जाएगा, फिर वापस 0 होगा। तो यानी इसके वाइब्रेशंस हो रहे हैं। इस पॉइंट पे जो एंटीनोड है, प्रस्पंद है, वहां पे आप देखेंगे पार्टिकल वाइब्रेट करेगा। पहले मैक्सिमम था, अब 0 आया। नेक्स्ट पे आप देखेंगे वापस निगेटिव जाता है एंड अगेन 0 हो जाता है। लेकिन निष्पन्द वाले जो पॉइंट है उसको आप नोट करिए, जो हमारे निष्पन्न वाले पॉइंट्स हैं, चाहे वो N1 की बात करें, N2 की बात करें, N3 की बात करें, N4 करें, N5 करें, ये पिछली स्क्रीन पे भी 0 डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे भी 0 डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे भी 0 है, N4 पे भी 0 है, N5 पे भी 0 है। तो ये जो प्रॉपर्टीज हमारे आएंगे कि निष्पन्द और प्रस्पंद में क्या प्रॉपर्टीज है। निष्पन्द जहाँ पार्टिकल, माध्यम का कण हमेशा 0 स्थिति में रहता है, कोई कंपन ऐसा लगता है वहां पे नहीं हो रहा है। और प्रस्पंद एंटीनोड्स जहां माध्यम के कण मैक्सिमम तक वाइब्रेट करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन अपने माध्य स्थिति के इर्द गिर्द करते हैं। ये हमारा है T/4 पर पोजीशन। ये जो हमने बात करी है अभी, दिस पोजीशन इज एट T/4, 1/4 हमारा टाइम पीरियड, एक चौथाई वेव फ्रंट आगे खिसक गया, तब हमारी क्या पोजीशन होती है। नेक्स्ट हम बात करें T/2 पर क्या होगा। हाफ वेव हमारा आधा पल्स आगे चले गई, आधी पल्स आगे जाने के बाद में क्या स्थिति होती है, T/2 पे क्या स्थिति होती है। देखिए, ये देखिए आप, यहाँ आधा हमारा पल्स आगे चली गई, ये हाफ वेव यहाँ पे बची, हाफ वेव आगे ट्रेवल कर गई, लेफ्ट टू राइट जा रही है। दूसरी वेव का भी आप देखेंगे आधा पोर्शन आगे चला गया, ये आधा पोर्शन आपका नेक्स्ट मूव कर रहा है। तो ये इस तरह से मूव करते हुए आप अब देखेंगे ये दोनों अगेन सेम फेज में सुपरपोज हो रही हैं। जो फर्स्ट हमारा T0 पे था, T0 पे हमने देखा था, तब T0 पे क्या हो रहा था, तब दोनों वेव्स हमारी इस तरह से दोनों ऊपर की तरफ सुपरपोज हो रही थी। अभी आप देखेंगे कि हमारा ये भी नीचे की तरफ है, निगेटिव फेज में, दूसरी वेव भी निगेटिव फेज में है, दोनों निगेटिव में है। तो हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा, दिस विल बी -2 -2, दोनों माइनस के साथ जोड़ेंगे आप क्या हो गया, -4। तो अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमारा बनेगा, दैट विल बी इन द निगेटिव साइड, वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होते हुए बनेगा। ये हमारी परिणामी तरंग बनेगी, जहां हम कहेंगे उसका रिजल्टेंट परिणामी विस्थापन नीचे की तरफ है, जिससे -4 जिसको अपन ने निकाला है। तो ये परिणामी तरंग यहाँ पे निर्मित होती है। क्लियर होना चाहिए। लेफ्ट टू राइट पहली तरंग जा रही है, दूसरी तरंग राइट से लेफ्ट में आ रही है, येलो से जिसको हमने दिखाया है। T/2 पर आधा वेव फ्रंट हमारा आगे चला गया, जो हमारी पूरी वेव थी उसमें से आधी आगे ट्रेवल कर गई है, और इसकी वजह से दोनों तरफ से जब ये आधी ट्रेवल कर जाती है, हमारी बाउंड्रीज वो की हुई है, जो बाउंड्रीज हमारी लेफ्ट और राइट में थी सेम है। अब आप देखेंगे कि दोनों वेव्स अपोजिट फेज में, दोनों की फेज निगेटिव हो गई है, दोनों नीचे की तरफ ट्रेवल करते हुए सुपरपोज होती हैं, और इसलिए इनका जो परिणामी विस्थापन होगा वो अधिकतम होगा, लेकिन निगेटिव साइड में होगा। अब निष्पन्द और प्रस्पंद की स्थिति देखिए क्या बनती है। अगेन दिस पॉइंट N1 पहले भी था 0 पोजीशन, अभी भी यहाँ देखिए पार्टिकल 0 है, कोई विस्थापन नहीं हो रहा है। N2 भी यहाँ पे अगेन विस्थापन नहीं हो रहा है, N3 पे वापस विस्थापन नहीं है। तो ये सारे नोड्स जो हैं, निष्पन्द हैं, ये आप देखेंगे 3 पोजीशन हमने देखी हैं। T/0 पे हमने देखा, T/4 पे देखा, T/2 पे देखा। दीज पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन 0 डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, इन पे कोई किसी तरह का माध्यम के कण विस्थापित नहीं हो रहे हैं। तो ये पॉइंट्स हमारे नोड्स कहलाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे एंटी नोड, जो हमने A1 इसी पॉइंट पे बताया था, वो फर्स्ट स्क्रीन पे यहाँ A1 था, सेकंड स्क्रीन पे यहाँ चला गया, थर्ड में आप देखेंगे नीचे मैक्सिमम चला गया, एंड फोर्थ में हम देखेंगे वापस यहाँ पे आ जाता है। तो यानी एक साइकिल, ये जो पार्टिकल्स है, यहाँ जो माध्यम के कण हैं, वो आप देखेंगे इस माध्य स्थिति के ऊपर और नीचे, ऊपर जाता है मैक्सिमम होता है, 0 आता है, निगेटिव मैक्सिमम होता है, फिर वापस 0 आ जाएगा। तो ये एक तरह से यहाँ पे एक तरह की सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल अवगति करते हैं। ये माध्यम के कण अधिकतम दूरी तक विस्थापित होते हैं, चाहे वो A1 है चाहे A2 है। A2 आप देखेंगे पहले नीचे था, 0 हुआ, मैक्सिमम ऊपर चला गया, अगेन नेक्स्ट स्क्रीन पे आप देखेंगे ये वापस 0 होकर के निगेटिव चला जाएगा। तो ये स्थितियां रिपीट होती हैं, यानी दो निष्पंदों के बीच में, दो नोड्स के बीच में दो एंटीनोड्स, हमारे एक एंटीनोड हमेशा होगा जहां पे कण, माध्यम के कण अधिकतम विस्थापित होंगे, उनका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, चाहे वो A1 पॉइंट है, चाहे A2 पॉइंट है, चाहे हमारा A3 पॉइंट है और A4 पॉइंट है। हमेशा दो निष्पंद के बीच में एक प्रस्पंद होगा, या दो प्रस्पंद के बीच में, आप देखिए A1 और A2 के बीच में एक निष्पंद होगा।
तो यही इसकी प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। जब आप आगे बात करेंगे यही इसके कुछ गुणधर्म हो जाते हैं कि अप्रगामी तरंगों में आप कहेंगे निस्पंद बनते हैं, प्रस्पंद बनते हैं। निस्पंद कौन से बिंदु होते हैं? जहां कोई विस्थापन माध्यम का कण नहीं होता है। प्रस्पंद कौन से बिंदु होते हैं? जहां पे अधिकतम विस्थापन होता है। दो निस्पंदों के बीच में एक प्रस्पंद होता है, दो प्रस्पंदों के बीच में, दो एंटीनोड्स के बीच में एक निस्पंद होता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो हमें एक टेबल कंपैरिजन फॉर्म में बाद में कभी और पूछ लेते हैं कि प्रगामी और अप्रगामी तरंगों में क्या अंतर है। हमें यही कंपैरिजन बताना पड़ता है। दो N1 N2 के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? ये N1 से N2 के बीच की ये डिस्टेंस कितनी होगी? दिस विल बी लैम्डा बाई 2, हाफ वेवलेंथ, क्योंकि हमारा ये पूरा एक लैम्डा है। यहाँ से आप लेंगे यहाँ तक तो ये लैम्डा है, ये लैम्डा बाई 2 हो गया। तो दो निस्पंदों के बीच में डिस्टेंस हो गई लैम्डा बाई 2। सिमिलरली एक निस्पंद और एक प्रस्पंद के बीच की दूरी, आप ये वाली बात करें N2 और A2 के बीच की दूरी या A1 और N2 के बीच की दूरी, दिस विल बी लैम्डा बाई 4। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो अप्रगामी तरंगों के साथ में नोड्स एंटीनोड्स के साथ में जुड़ी हुई होती हैं। हम निस्पंद किसे कहेंगे, प्रस्पंद किसे कहेंगे, दो निस्पंदों के बीच की कितनी दूरी होती है, निस्पंद प्रस्पंद के बीच की कितनी दूरी होती है, तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। नेक्स्ट फाइनल स्थिति, एक बीच में आप 3T/4 भी अपने आप कंस्ट्रक्ट करके देख सकते हैं। मैं फाइनली सीधा T/4 किया, T/2 किया, 3T/4 में अवॉइड कर रहा हूँ, आपके लिए एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ, आप इसको करके देखें, अपने हाथ से बना के देखें। हम फाइनली T जब एक आवर्तकाल पूरा हो जाता है तब क्या स्थिति होती है? हमारी पल्स थी, ये पल्स हमारी चलती हुई, ये कंप्लीट पल्स थी, ये वापस एक कंप्लीट पल्स पूरी हो गई। अगेन आप देखेंगे जो शुरुआत में हमारी स्थिति थी T=0 पे जो पोजीशन थी हमारी, वही स्थिति दोबारा आपको मिल जाती है जब इनका सुपरपोजिशन होता है। लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों तरंगे जब सुपरपोज होती हैं, आप देखेंगे परिणामी तरंग अगेन जो T=0 वाली हमारी पोजीशन थी, सेम पोजीशन आप कंपेयर करेंगे, एक साइकिल कंप्लीट हो गया है, T0 पर हमारे पास में यही स्थिति थी, वही स्थिति हमें अब भी प्राप्त हो जाती है। T=0 पर जैसा था वैसा ही T पर भी होगा। एंड इसको भी आप सेम एनालाइज कर सकते हैं, मैक्सिमम विस्थापन 0, फिर अगेन नीचे मैक्सिमम विस्थापन, यानी यहाँ पे विस्थापन +2 एंड +2 मिलकर के +4 हो जाता है। यहाँ पे अगेन नोट्स वही पॉइंट्स रहेंगे सेम, एंटी नोट्स भी सेम रहेंगे, लेकिन आप देखेंगे अब A1 वाला जो पॉइंट है वो ऊपर आ गया। लास्ट स्क्रीन पे जब आपने देखा था तो ये पॉइंट यहाँ कहीं था, हमारा A1 जो पॉइंट है वो कहाँ से कहाँ वाइब्रेट हो रहा है? शुरू में यहाँ था, फिर 0 हुआ, यहाँ से ये जो हमारा पॉइंट्स है ये ऊपर से नीचे की तरफ, ये ऊपर से नीचे की तरफ हमारा वाइब्रेट करता है। तो इस पॉइंट को यदि आप ध्यान दें, ये पॉइंट हमारा यहाँ A1 से लेकर के नीचे जाएगा, फिर नीचे मैक्सिमम तक जाएगा, वापस ऊपर रिवर्स होगा। तो ये इस तरह से एक सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पर इसका होता है। तो सेम चीजें बाकी आपको ध्यान रखनी है। हमारा इस पूरे अप्रगामी तरंगों का ग्राफिकल मेथड से समझने का सिर्फ यही पर्पज है कि आप इसका निर्माण समझें, किस तरह से बनती हैं, अपने हाथ से इस चीज को बना करके देखें, और साथ में निस्पंद कहाँ होंगे, निस्पंद पे क्या स्थितियां होती हैं। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि जो पॉइंट्स हमारे 0 वाइब्रेशन की पोजीशन में थे, जो हमारा पॉइंट्स यहाँ पे 0 वाइब्रेशन की स्थिति में था, कौन से पॉइंट्स थे हमारे 0 वाइब्रेशन में? नोड्स जो N1 था, N2 था, N3 था, N4 था, N5 था। ये पूरे साइकिल में ऐसा लगता है कि हमेशा 0 स्थिति पे बने रहते हैं, यानी माध्यम का कण यहाँ विस्थापित नहीं हो रहा है। जबकि A वाला जो कण है, एंटीनोड्स जो है, वो आप देखेंगे मैक्सिमम से लेकर के निगेटिव मैक्सिमम के बीच में वाइब्रेट हो रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं कि तरंग हमारी संचरित होती है, तो विषय की तरंग से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जैसे शुरू में हमने बात करी थी फर्स्ट पार्ट में कि पानी के अंदर जो तरंगे उत्पन्न होती है, पानी के अंदर जो लहरें उत्पन्न होती है, आप एक कागज का टुकड़ा यदि यहाँ पे डाल दें, कॉर्क का टुकड़ा डाल दें, तो जैसे जैसे तरंग आगे प्रोग्रेस करेगी, प्रगामी तरंग आगे बढ़ेगी, ये पार्टिकल या कागज का टुकड़ा या कॉर्क का टुकड़ा अपनी माध्य स्थिति के ऊपर नीचे ही ऑसिलेट करना शुरू हो जाता है, दोलन करना शुरू हो जाता है। जब पल्स वहां से चली जाएगी, ये अपने वाइब्रेशन खत्म करके रुक जाएगा। तो ऐसा लगता है कि वेव यानी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हुई, उस पार्टिकल को उसने गतिशील किया और वो आगे बढ़ गई। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ ऐसा लगता है कि हमारे पास में पार्टिकल यहाँ, ये पहले भी 0 था, बाद में भी 0 है, पूरे साइकिल में 0 रहता है। यहाँ से यहाँ अधिकतम विस्थापन है, यानी यहाँ एनर्जी मैक्सिमम है, अगेन यहाँ पे एनर्जी 0 है। यदि एनर्जी का मूवमेंट होता, एनर्जी लेफ्ट से राइट चल रही होती, तो ये भी कभी ना कभी कण वाइब्रेट करने चाहिए थे, किसी न किसी टाइम के ऊपर N2, N3, N4, N5 इनमें भी वाइब्रेशन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसीलिए जो वर्ड आता है, प्रैक्टिकली ऐसा लगता है कि हमारी जो तरंग है वो ठहर गई है, एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो लगता है ट्रेवल नहीं कर रही है, हमारी वेव एक जगह पे स्टेशनरी हो गई है। दैट्स व्हाई वी से एज ए स्टेशनरी वेव। इसका जो नाम है अप्रगामी, आगे बढ़ती हुई प्रतीत नहीं होती है, इसको हम स्टेशनरी वेव कहते हैं। हालांकि तरंगे बढ़ रही हैं, ऊर्जा का ट्रांसफरेंस भी हो रहा है, जो लेफ्ट से राइट जा रही है पहली तरंग, दूसरी राइट से लेफ्ट, उसमें हो रहा है, लेकिन उनका परिणाम
जो अध्यारोपित होकर के सुपरपोज होकर के जो रिजल्टेंट हमारे पास में आता है उसमें ऐसा प्रतीत होता है, इट अपीयर्स दैट कोई भी पार्टिकल अपने माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन मतलब एनर्जी का ट्रांसफरेंस नहीं कर रहा है। जो कण स्थिर है वो स्थिर है और दो स्थिर कणों के बीच में एक कण ऐसा है जो मैक्सिमम वाइब्रेशन कर रहा है। तो ये अप्रगामी तरंगा को जो नाम है उसका सिंपल सा एक मीनिंग क्या है, क्या मतलब है, वो आप इस ग्राफिकल चित्र से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस चीज को आप अपने हाथ से बना करके देखें। इस पूरे फिगर को मैंने यहाँ पे एक बार पूरा डिपिक्ट किया है। अपनी t इक्वल्स टू 0 वाली पोजीशन की हम बात कर रहे हैं। ये यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 की पोजीशन है। t/4 हमने डिस्कस किया था, अपोजिट फेज में मिलते हैं। t/2 अपन ने डिस्कस किया था जहां पर ये सेम फेज में लेकिन अपोजिट दिशा में मिल जाते हैं। फिर 3t/4 मैंने स्किप किया है, मैंने छोड़ा है। यहाँ पे इसकी उल्टी स्थिति हो जाएगी। जो स्थिति आपकी यहाँ t/4 पर बनी थी उससे यहाँ पे अपोजिट फेज होगी। देखिए यहाँ नीला ऊपर था, यहाँ नीला नीचे चला गया। यहाँ रेड नीचे था, यहाँ रेड ऊपर चला गया क्योंकि फेज रिवर्स हो गई है। तो ये चीजें एक साथ आप पूरा साइकिल यहाँ स्टडी कर सकते हैं कि t0 पर सेम फेज में मिलती हैं, t4 पे अपोजिट फेज में मिलती हैं, t/2 पे फिर दूसरी साइड में सेम फेज में मिलती हैं, 3t/4 पे अगेन अपोजिट फेज में मिलती हैं और उसके बाद में एक साइकिल जब कंप्लीट होता है दे अगेन मीट इन द सेम फेज। संपोषी कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन यहाँ होता है और परिणामी तरंग का आयाम यहाँ पे बढ़ जाता है। तो ये कंप्लीट साइकिल में अप्रगामी तरंगे किस प्रकार से फॉर्म होती है उसको आप आसानी से यहाँ समझ सकते हैं। ये चीज N1, N2, N3, N4, N5 आप यदि एक साथ इस पूरे फिगर में देखें तो आप देखेंगे, देखिए ये पॉइंट हमेशा N1 था, यहाँ पे भी N1, N1, N1 यानी इस कण पे कोई विस्थापन नहीं है। सिमिलरली आप देखेंगे ये पॉइंट N2 0 विस्थापन है, यहाँ रिजल्टेंट वेव 0 है, यहाँ रिजल्टेंट 0 है, यहाँ रिजल्टेंट 0 है, सेम N2। सेम चीज यहाँ पर N3 के साथ में है, N4 के साथ में है, N5 के साथ में है। आप इसी तरह से यदि इन दोनों के बीच की स्थिति देखें A1, A2, A3, A4 एंड A5, यहाँ विस्थापन मैक्सिमम हुआ, देन 0 हो गया, देन उसके बाद में निगेटिव मैक्सिमम चला गया, फिर 0 हो गया और फिर आप देखेंगे पॉजिटिव मैक्सिमम चला गया। तो यहाँ पे जो इस बीच वाले पोजीशन की, बीच वाले पॉइंट की माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन वाली पोजीशन आप देखिए मैक्सिमम 0 चला गया, 0 हो गया, निगेटिव मैक्सिमम चला गया, 0 हो गया, अगेन पॉजिटिव मैक्सिमम चला गया। किसी भी एंटीनोड को आप देखेंगे सेम स्थिति होगी। यहाँ ये निगेटिव मैक्सिमम से शुरू हुआ, फिर 0 हो गया, फिर आप पॉजिटिव मैक्सिमम पे चला गया, 0 हो गया, देन निगेटिव मैक्सिमम पे चला गया। तो इस प्रकार से हर एक दो एंटीनोड सक्सेसिव एंटीनोड्स के बीच में एक नोड्स के बीच में एक एंटीनोड होगा, दो सक्सेसिव एंटीनोड्स के बीच में एक यहाँ पे नोड होगा, प्रस्पंद के बीच में एक निस्पंद होगा, निस्पंद के बीच में प्रस्पंद होगा। इनके बीच के डिस्टेंस ये दोनों λ/2 डिस्टेंस पे होंगे। A1 से A2 λ/2 डिस्टेंस पे होंगे। A1 से आप A3 देखेंगे, लैम्डा डिस्टेंस हो जाएगी। A1 से N2 के बीच की डिस्टेंस देखेंगे या N1 से A1 के बीच की डिस्टेंस देखेंगे, ये λ/4 होगी। तो ये प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है, ये प्रॉपर्टीज आपको देखनी है। ये पोर्शन करने के बाद हमारा जो एक पोर्शन यहाँ पे बचता है दैट इज रेजोनेंस ट्यूब या अनुनाद नली। जो अप्रगामी तरंगों की अभी हमने बात करी किस तरह से बनती हैं, कैसे फॉर्म होती हैं, दो अपोजिट वेव्स के सुपरपोजिशन होकर के अध्यारोपण से। इसी प्रिंसिपल के ऊपर एक बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है रेजोनेंस ट्यूब, जिसको आप लैब में उपयोग में लेते हैं, आपके प्रैक्टिकल्स में भी ये है। एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, आप लोग जैसा यहाँ देख पा रहे हैं, कांच की ट्यूब है, इस पे कैलिब्रेशन है, स्केल बनी हुई है, एक यहाँ पे मेटालिक पॉट होता है, एक नली से इसको यहाँ जोड़ देते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ एक क्लैंप लगा हुआ है जिससे हमने पकड़ा हुआ है। यहाँ पे क्लैंप से एक इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है जिसको हम ट्यूनिंग फोर्क कहते हैं, स्वरित्र द्विभुज या ट्यूनिंग फोर्क इसको कहते हैं। और इस प्रकार से अभी ट्यूब से नीचे यहाँ कनेक्ट हो जाता है। इसमें आप पानी भर देते हैं और ये जो मेटालिक पॉट है ये क्या काम आता है, इसको आप जैसे ऊपर नीचे करेंगे, इस ट्यूब के अंदर, कांच की ट्यूब में पानी का लेवल ऊपर नीचे होगा। आप इसको ऊपर ले जाएंगे, इस पोर्ट को यहाँ क्लैंप से खोल करके ऊपर ले जाएंगे या नीचे लाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली इस ग्लास ट्यूब में, जो कांच की ट्यूब ट्रांसपेरेंट आप देख पा रहे हैं, उसमें हम देखेंगे यहाँ पे चेंज होगा, पानी का लेवल अलग अलग हो जाएगा। इसी को हमने यहाँ पे डायग्रामेटिकली बनाया है। ये हमारा कांस्टेंट वाटर लेवल टैंक हो गया, पानी जिसमें भरेंगे। ये हमारी कनेक्टिंग ट्यूब हो गई, यहाँ क्लैंप किया हुआ है कांच की ट्यूब को, इस पे स्केल बनी हुई होती है और यहाँ से ट्यूनिंग फोर्क है। दिस डिवाइस इज कॉल्ड ट्यूनिंग फोर्क या इसको हम स्वरित्र द्विभुज कहते हैं। तो ये मिलकर के एक एक्सपेरिमेंट हम यहाँ डिजाइन करते हैं। इसके विभिन्न पार्ट्स को आप दोबारा समझ लें। ये स्वरित्र द्विभुज है, ट्यूनिंग फोर्क इसको हम कहेंगे। ये अनुनाद नली कहलाती है, ग्लास ट्यूब जिसमें अनुनाद की मेन प्रक्रिया अप्रगामी तरंगों का बनना होता है। ये बीच में यहाँ पे पानी भरा हुआ होगा, इसके साथ में ये जल का पात्र है जिसको ऊपर नीचे करके हम लेवल चेंज कर सकते हैं और रबड़ की ट्यूब से इसको हमने जोड़ा हुआ होता है। ये आप पेन पेंसिल से डायग्राम बनाए, इस तरह से एक स्केल के साथ में हमारे पास लेंथ हम नोट कर सकते हैं। जब आप ट्यूनिंग फोर्क से वाइब्रेट करवाते हैं इस एयर कॉलम को,
इसमें होता क्या है, जो ट्यूनिंग फोर्क है हमारा वो यहाँ पे वाइब्रेट करता है। ट्यूनिंग फोर्क में एक्चुअली दो भुजाएं होती हैं, इस तरह से दो आर्म्स हैं, और ये बहुत इलास्टिक मटेरियल टाइप होता है, मेटेलिक का है। आप जैसे इसको कुछ एक हिट करते हैं किसी प्लास्टिक रबड़ के पेड़ पे, इसकी जो आर्म्स हैं ये आर्म्स वाइब्रेट करती हैं। ये आर्म्स बिल्कुल पास पास हो जाएगी, फिर ये आर्म्स बिल्कुल दूर दूर हो जाएगी, फिर एकदम पास पास आएगी। मतलब इसकी जो भुजाएं हैं ये भुजाएं एक तरह से कंपन करना, वाइब्रेशंस करना शुरू कर देती हैं। इन वाइब्रेशन से जहां ये रखी हुई है उस एयर कॉलम पे हमने जैसे यहाँ पे एक स्वरित त्रिभुज का लगाया और इसको वाइब्रेट करवा रहे हैं, तो इससे कंपन नीचे की तरफ जाते हैं। नीचे जाने के बाद जहां पानी की सरफेस उनको मिलती है वहां से वो रिवर्स होते हैं, रिबाउंड होते हैं, वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। एक वेव हमारे ऊपर से नीचे गई जो ट्यूनिंग फोर्क ने क्रिएट करी, यहाँ पानी से जो नीचे पानी भरा हुआ है यहाँ से वो वेव रिफ्लेक्ट होती है, और ये दोनों वेव्स मिलकर के सुपरपोज होकर यहाँ पे अप्रगामी तरंगों का निर्माण करती हैं। आप देखेंगे जो अप्रगामी तरंगें स्टेशनरी वेव्स यहाँ बन रही है, आप यदि यहाँ नोट करें, यहाँ पे क्वार्टर लूप हमने दिखाया हुआ है, दिस इज क्वार्टर लूप, यहाँ पे क्वार्टर लूप बन रहा है। तो ये एक वेव गई एंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई, ये वेव यहाँ से नीचे गई और रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई, ये दोनों सुपरपोज होती हैं। तो इस सुपरपोजिशन की घटना से एक प्रकार से जो ट्यूनिंग फोर्क है उसके जब इसके साथ ट्यूनिंग हो जाती है, इसको हम कहते हैं जब दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है, कि हमारे इस कॉलम की जो फ्रिक्वेंसी होगी, क्योंकि कॉलम में वेव बनी है तो इसकी कुछ वेवलेंथ होगी, और जो तरंगदैर्घ्य होगी उसके हिसाब से उसकी यहाँ पे आप देखेंगे उसकी कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी होगी। वो फ्रिक्वेंसी ट्यूनिंग फोर्क की फ्रिक्वेंसी के साथ में जब मैच हो जाती है तो उस समय मैच होते ही आपको एक तेज आवाज सुनाई देगी। लैब में जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं एक तेज आवाज यहाँ पे आपको जब भी सुनाई दी तभी हम उसको क्लेम कर देंगे, हमने रोक देंगे, और रोक करके हम उसकी पोजीशन को नोट करते हैं कि हमारी कितनी लंबाई पे L1 कितना हुआ जब आपको ये मैक्सिमम आवाज सुनाई दी। हमने इससे वाइब्रेशन किया, वाइब्रेशन ट्रेवल करता है, नीचे की तरफ जाता है, रिवर्स होता है, और यहाँ पे अप्रगामी तरंगों का निर्माण करता है। जब ये अप्रगामी तरंगें बनती हैं तो यहाँ पे ये दो अनुनाद की स्थितियां आती हैं। पहली अनुनाद की स्थिति में तेज आवाज सुनाई देगी, वहां पे हमारे पास में एक तरह से क्वार्टर लूप बनता है। इसी प्रकार से जब आप नेक्स्ट अनुनाद की स्थिति, यानी हमने कॉलम की लंबाई को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, देखिए पहले पानी का कॉलम यहाँ तक था, हमने इस एयर कॉलम की लेंथ को इंक्रीज कर दिया, पानी के लेवल को थोड़ा नीचे कर दिया, तो एक स्थिति दोबारा आती है जहां ये क्वार्टर प्लस हाफ यानी 3/4 वेव हमारी कंबाइन होती है, सुपरपोज होती है, तो यहाँ पे दोबारा एक तेज आवाज सुनाई देती है। तो इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली आपको वर्णन करना पड़ेगा कि क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन बतानी है कि कांच की ट्यूब है, क्लैंप किया हुआ है, स्केल लगी हुई है, इसको हमने रबर की ट्यूब के साथ में एक पात्र के साथ में जोड़ा हुआ रहता है। ट्यूनिंग फोर्स से जब हम वाइब्रेट करवाते हैं तो उस समय वाइब्रेशंस के सुपरपोजिशन होने से अप्रगामी तरंगों का निर्माण होता है। ये इसकी फर्स्ट अनुनाद की स्थिति होगी, ये यहाँ पे प्रथम अनुनाद की स्थिति कहलाएगी, इसको हम फर्स्ट अनुनाद की स्थिति बोलेंगे, और यहाँ पे जो हमारे पास में होगी ये सेकंड अनुनाद की स्थिति कहलाएगी, द्वितीय अनुनाद की स्थिति कहलाएगी। तो इन दोनों अनुनाद की स्थिति से मिलाकर के एक फॉर्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं। देखिए प्रथम अनुनाद की स्थिति बहुत सिंपल सा रिलेशन है, फटाफट हम इसको देख लें। स्वरित त्रिभुज ट्यूनिंग फोर्क, ये हमारी प्रथम अनुनाद की स्थिति होगी, जहां क्वार्टर लूप, यहाँ पे देखिए क्वार्टर लूप, वेव गई और वापस रिवर्स हुई, रिफ्लेक्ट हुई, दोनों सुपरपोज हुए। देन यहाँ ये लेंथ हमारी, चूंकि वेव का 1/4 हिस्सा है, यदि हम वेव की बात करें तो हमारी वेव कंप्लीट कैसे होती है, ये हमारी यू कंप्लीट होती है, ये कंप्लीट कितना होता है, ये लैम्डा होता है। यहाँ आधा पोर्शन आप बात करेंगे तो ये λ/2 हो जाता है, और आप इस क्वार्टर वेव की बात करें, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन कितना हो जाएगा, दिस विल बी λ/4। तो ये वेवलेंथ हमारे पास कितनी होगी, जो लूप यहाँ पे बन रहा है वो होगा λ/4 के बराबर। अब इस λ/4 की लेंथ को जब हमने कॉलम पे नापा तो आप ये L1 हमारी स्केल से नपेगा, स्केल से मेजर करेंगे, से इसके 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर पर हमें पहली आवाज मैक्सिमम सुनाई दी। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज क्या होता है कि चूंकि बाहर का सिरा खुला होता है, जब वेव बाहर जाती है, रिफ्लेक्ट वापस होती है वहां से, तो ये थोड़ी सी बाहर एक्सटेंड कर जाती है। एग्जैक्ट जो इसका किनारा यहाँ खत्म होना चाहिए था वो यहाँ नहीं खत्म हो गया, आप देखेंगे थोड़ा सा बाहर एक्सटेंड कर गई है, ये बाहर चला गया है। इस चीज को हम कहते हैं, से एक्स डिस्टेंस से बाहर एक्सटेंड हो गया, इसको हम कहते हैं एंड करेक्शन। दिस इज कॉल्ड एंड करेक्शन, जो सिरे का संशोधन है, हिंदी में आप इसको लिखते हैं सिरा संशोधन, एंड करेक्शन, या इसको आप हिंदी में लिखेंगे सिरा संशोधन। तो ये टोटल आप यहाँ पे देखिए L1 प्लस एक्स, दिस L1 प्लस एक्स, ये मिलाकर के किसके बराबर हो गया, ये λ/4 के बराबर हो गया। L1 प्लस एक्स इक्वल्स टू λ/4। तो इसी चीज को हम यहाँ पे देखिए, प्रथम अनुनाद के बाद द्वितीय अनुनाद जब होगा, एक कंप्लीट लूप यहाँ पे इंक्रीज हो गया, ये एक कंप्लीट लूप आप देखिए यहाँ पे ये इंक्रीज हो गया, पहले सिंगल लूप था, अभी इसका 2 लूप बन गए, ये है λ/2 और ये है λ/4, मिलकर के कितना हो गया, ये दिस इज बिकम 3 λ/4। तो अब जो हमारी लेंथ होगी वो 3 λ/4 के बराबर हो जाएगी।
तो यहाँ एयर कॉलम की लेंथ आप देखिए, दिस बिकम्स 3 लैम्डा बाई 4। मान लीजिए द्वितीय अनुनाद की स्थिति L2 हो जाता है। ये एंड करेक्शन सेम रहेगा, ये ट्यूब पे डिपेंड करता है, पहले भी एक्स था अभी भी एक्स रहेगा। यहाँ पे इन दोनों को जब हम एक साथ कर लेते हैं, फाइनली वी गेट x, यहाँ पे सिरा संशोधन एंड करेक्शन कहलाएगा। L1 को हम फर्स्ट रेजोनेंट लेंथ कहते हैं, प्रथम अनुनाद लंबाई होगी। L2 द्वितीय अनुनादित लंबाई होगी। और इन दोनों को हम जो मिलाकर के लिखते हैं, सिंपल सी इक्वेशन, दिस L1 प्लस एक्स, जैसा मैंने कहा L1 प्लस एक्स ये मिलकर के लैम्डा बाई 4 के बराबर हो गया। इसी तरह से L2 प्लस एक्स ये मिलकर के किसके बराबर हो गया, 3 लैम्डा बाई 4 के बराबर हो गया। देखिए L1 प्लस एक्स इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4, दिस इज इक्वेशन 1। ये इक्वेशन हमें फर्स्ट मिल जाती है। इसी तरह से जब आप बात करते हैं L2 प्लस एक्स, दोनों मिलाकर के 3 लैम्डा बाई 4, दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। इन दोनों को हमें सिंप्लीफाई करना है। आप देखिए दो में से एक को माइनस कर देते हैं हम, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। L2 माइनस L1 हो जाएगा, L2 माइनस L1 हो जाएगा, x यहाँ पे माइनस हो जाएगा, आप इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, x यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 लैम्डा बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 4, सो दिस बिकम्स लैम्डा बाई 2। वी गेट अ रिलेशन L2 माइनस L1 इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2। तो एक फॉर्मूला अपने को यहाँ पर मिल जाता है, एक सिंपल सा रिलेशन आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। दिस इज 2L2 माइनस L1, क्योंकि 2 को आपने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 2L2 माइनस L1 इक्वल्स टू लेमडा। तो ये एक इस तरह का इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल जाता है, 2L2 माइनस L1 इक्वल्स टू लेमडा। सो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, L2 माइनस L1 अपने पास में किसके बराबर हो गया, एक फॉर्मूला अपने को यहाँ पे मिल गया। सो वी गेट दिस फॉर्मूला, L2 माइनस L1 को ट्वाइस करके हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास में लेमडा के बराबर आ जाता है। इसी रिलेशन को हम यूज करके एक यहाँ पे वेलोसिटी निकालेंगे, साउंड वेव की वेलोसिटी हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। साउंड वेव की वेलोसिटी, सिंपल सा रिलेशन जो अभी हमने निकाला है, इसको आप यहाँ लिखें। और चूंकि हमने फर्स्ट पार्ट में एक स्टडी किया था रिलेशन v इक्वल्स टू n लेमडा, इस चीज को यदि आप सॉल्व करते हैं, v इक्वल्स टू n लेमडा की जगह पर ये वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वी गेट v इक्वल्स टू n इंटू 2L2 माइनस L1। यहाँ पे हमने इस लेमडा की वैल्यू को इसके अंदर रख दिया है, वी गेट n एज इट इज है, लेमडा की जगह पे आ गया 2L2 माइनस L1। तो ये एक रिलेशन यहाँ पे अपने को मिल जाता है, सिंपल v इक्वल्स टू 2L2 माइनस L1। ये वेलोसिटी निकालने के काम में आता है। दोनों अनुनादित लंबाई हमें पता होती है, n यहाँ ट्यूनिंग फोर्क की फ्रिक्वेंसी होती है, श्वेत द्विभुज की आवृत्ति होती है, ये भी हमें ज्ञात होती है। इनके मान को आप यहाँ रख करके इसमें रेजोनेंस ट्यूब से वायु का ध्वनि में वेग, ध्वनि का वायु में वेग कितना है, इसको ज्ञात कर सकते हैं। अंत्य संशोधन एंड करेक्शन निकालना है। अगेन आप दोनों इक्वेशंस वापस लिखिए, L1 प्लस एक्स पहली इक्वेशन थी हमारी, L2 प्लस एक्स 3 लैम्डा बाई 4 दूसरी इक्वेशन है। इनको आप जब करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहली को 3 गुना कर दें ताकि यहाँ 3 लैम्डा बाई 4 माइनस हो जाए, और इसको सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करें। एक सिंपल रिलेशन 3L1 माइनस L2, यहाँ पे x यहाँ 3x माइनस एक्स हो जाएगा, 2x बच गया, ये दोनों यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाते हैं। एक इक्वेशन आपको यहाँ से एंड करेक्शन के लिए मिल जाती है, 2x equals to L2 minus 3L1, और you can write x equals to L2 minus 3L1 upon 2। तो यहाँ पे आपको ये अंत्य संशोधन और वेग ये दोनों निकालने के लिए आपके इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। सिंपल सा आपको अनुनादित लंबाइयां पता हो जाएंगी, दोनों अनुनादित लंबाइयां आपको दे देते हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई रहती है, वेलोसिटी निकलवा लेते हैं, या आपको वेलोसिटी दे दी तो n आपको पता करना पड़ सकता है। सिमिलरली आपको एंड करेक्शन के लिए दोनों अनुनादित लंबाइयां, रेजोनेंस लेंथ जो हमारी फर्स्ट और सेकंड है वो पता होनी चाहिए। ये दोनों पता है तो हम यहाँ पे हमारी रेजोनेंट लेंथ x का पता लगा सकते हैं। इस पे आपका कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव सवाल भी आ सकता है, इस पे आपके न्यूमेरिकल्स भी बहुत आसान से बनते हैं, बहुत सिंपल से दो फॉर्मूले हैं, इस पे हमारे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। इस पोर्शन को आप देख लें, उसके बाद में बहुत सिंपल से क्विकली दो एक न्यूमेरिकल्स हैं, आप फटाफट यदि बात करें। अप्रगामी तरंगों के लिए निस्पंद पर आयाम 0 होता है, प्रस्पंद पर आयाम अधिकतम होता है, निस्पंद प्रस्पंद के बीच की दूरी लैम्डा बाई 4 होती है। ये सारे सही हैं तो हम कहेंगे उपरोक्त सारे सही हैं। किनमें ऊर्जा का संचरण नहीं होता है, लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव में, ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, या अप्रगामी तरंगों में। ऑब्वियसली अप्रगामी तरंगों में ऊर्जा का ट्रांसफरेंस नहीं होता है। एक सिंपल सा सवाल है, जैसे अनुनाद नली के ऊपर एक ट्यूब है, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, दोनों अनुनादित लंबाइयां आपको दी हुई हैं, आप यहाँ पे वेलोसिटी ज्ञात करनी है और अंत्य संशोधन निकालना है। N1 पता है, L1 L2 पता है आपको, आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे आपको डायरेक्ट वेलोसिटी निकल जाएगी। इसी तरह से जो हमारा x का रिलेशन है उसमें आप L2 माइनस L2 और L1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 1.5 सेंटीमीटर, ये इसका एंड करेक्शन भी निकल जाता है। इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे मोटा मोटा इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में। आज जो हमने डिस्कस किया है
अप्रगामी तरंगे क्या होती हैं, प्रगामी अप्रगामी में क्या फर्क है, क्या अंतर है, नोड्स एंटीनोड्स कैसे बनते हैं, दो एंटीनोड के बीच की क्या डिस्टेंस होगी, नोड्स के बीच की क्या डिस्टेंस होगी, क्या इनके प्रॉपर्टीज होंगी। फाइनली हमने अनुनाद नली जो अप्रगामी तरंगों की एप्लीकेशन होती है उसको डिस्कस किया है, जहां पे दो फॉर्मूले हमने एक वेलोसिटी के फॉर्मूला निकाला है और एक अंतर संशोधन के लिए फॉर्मूला निकाला है, प्लस कुछ अपन ने न्यूमेरिकल्स इसके डिस्कस किए हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट्स में डाल दीजिए, व्हाट्सएप पे भेज दें। थैंक यू।